अमेरिका और रूस के विस्तारवाद की जंग दुनिया को परमाणु विनाश के कगार पर ले आई है। अप्रैल के महीने में यूरोप से एटमी विध्वंस शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। अगले महीने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो की सदस्यता मिल सकती है और इसका अंदाजा होते ही रूस ने ऐलान कर दिया है कि नेटो के नए सदस्य, जी हां, नेटो के नए सदस्य देशों का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। रूस की स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस ने साइबेरिया में आईसीबीएम न्यूक्लियर मिसाइलों को युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। यार्स मिसाइलों के मोबाइल लॉन्चर पोजीशन ले चुके हैं। बाल्टिक सागर के ऊपर 3 नेटो देशों के न्यूक्लियर फाइटर जेट जंग के लिए तैयार हैं। नेटो का विस्तार हुआ तो धरती नष्ट होने का खतरा और करीब आने वाला है। एक शहर को एक विस्फोट से खत्म करने वाली रूस की यार्स मिसाइल वॉर एक्सरसाइज में उतर गई है। रूस ने अब तक की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसाइल ड्रिल शुरू कर दी है। साइबेरिया के बर्फ से ढके इलाके में रूस की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस के 3000 जवान विश्व विनाशक मिसाइलें लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। साइबेरिया में यार्स और इस्कंदर मिसाइलें ऑपरेट करने वाली ब्रिगेड युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है। यार्स मिसाइलों के मोबाइल लॉन्चर हैंगर से निकालकर पोजीशन पर तैनात किए जा रहे हैं। यूक्रेन की धरती पर खींची गई संकट की लकीर अब ऐसा विनाश चक्र बनाने वाली है जिसकी एटमी आग में अमेरिका और यूरोप भस्म हो सकते हैं। रूस ने अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो विस्तार को रोकने के लिए यूक्रेन में युद्ध शुरू किया। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देकर जंग रूस के लिए मुश्किल बना दी। अमेरिका अभी भी नाटो विस्तार करके रूस के सामने खतरा खड़ा कर रहा है और इसीलिए रूस ने ऐलान कर दिया है कि नाटो का विस्तार हुआ तो नए सदस्य देश का अस्तित्व खत्म होना तय। अप्रैल के महीने में फिनलैंड और स्वीडन को नेटो की सदस्यता मिलने के आसार हैं। क्रेमलिन के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि जो भी देश नेटो का नया सदस्य बना उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। रूस के राजदूत विक्टर तातारिनसेव ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा है कि कोई ये न समझे कि नाटो सदस्यता से यूरोप को सुरक्षा मिलेगी। नाटो के नए सदस्य रूस के पहले टारगेट बनेंगे। स्वीडन सुरक्षा की तरफ नहीं, मौत की तरफ बढ़ रहा है। रूस ने कहा है कि विनाश यूरोप के स्कैंडिनेवियन देशों से शुरू होने वाला है। अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हुए तो रूस की महाविनाशक मिसाइलें तैयार। रूस की धमकी और मिसाइल ड्रिल के बाद अमेरिका तक तनाव बढ़ गया है क्योंकि रूस की यार्स मिसाइलें धरती के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकती हैं। यार्स मिसाइल की रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मिसाइल कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, टारगेट पर सटीक हमला करती है, एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है, साइलो और मोबाइल लॉन्चर से फायर की जाती है। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। यार्स के बारे में कहा जाता है कि इस मिसाइल को रोकने वाला एयर डिफेंस सिस्टम कोई नहीं है। किसी भी तकनीक से इसके हमले को नाकाम नहीं किया जा सकता है। नाटो की सदस्यता लेने में जुटे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम तक यार्स मिसाइलों का डर फैल गया है। स्वीडन सरकार ने रूस के राजदूत को तलब किया है। स्वीडन सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसला स्टॉकहोम लेगा। मॉस्को स्वीडन के फैसले में दखल न दे। स्कैंडिनेविया के स्वीडन और फिनलैंड देशों का डर है यार्स और इस्कंदर, क्योंकि अमेरिका जैसा देश भी इन मिसाइलों को नहीं रोक सकता। अगर यार्स मिसाइल से फिनलैंड पर हमला किया गया तो 4 मिनट से कम समय में ये मॉस्को से फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पहुंच जाएंगी। अगर यार्स से स्वीडन को टारगेट बनाया गया तो राजधानी स्टॉकहोम तक ये मिसाइल 6 मिनट से कम समय में पहुंच जाएगी।
इस विनाशक मिसाइल का भय इतना है कि नाटो मेंबर यूरोप में हाई अलर्ट पर है। बाल्टिक सागर के ऊपर नाटो एयर स्पेस में 3 देशों पोलैंड, नीदरलैंड्स और फ्रांस ने साझा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। पोलैंड के MiG-29 और F-16 बाल्टिक सागर के ऊपर मंडरा रहे हैं। नीदरलैंड्स ने अपने F-35 फाइटर जेट उतार दिए हैं और फ्रांस के राफेल विमान सागर के ऊपर गश्त लगा रहे हैं। नाटो सदस्यता लेने में जुटे फिनलैंड और स्वीडन दोनों पर रूस का खतरा बढ़ता जा रहा है। पुतिन सामरिक मोर्चे पर तो दोनों देशों को नाटो मेंबर्स बनाने से रोकने में जुटे हैं, साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी मिशन जारी है। फिनलैंड की नाटो सदस्यता को हंगरी और तुर्की ने मंजूरी दे दी है, लेकिन स्वीडन की नाटो सदस्यता पर तुर्की ने अड़ंगा लगा दिया है। तुर्की ने कहा है कि कुर्दिश आतंकियों को स्वीडन ने पनाह दे रखी है, लेकिन इस अड़ंगे के पीछे पुतिन की कूटनीति है। अप्रैल में तुर्की के उप विदेश मंत्री मॉस्को आ रहे हैं। यहाँ रूस, तुर्की और सीरिया के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश करेगा। मुमकिन है कि पुतिन ने समझौता प्रस्ताव के बदले स्वीडन की नाटो सदस्यता में तुर्की से वीटो लगवाया। अगर फिर भी स्वीडन को नाटो सदस्यता मिलती है तो पुतिन की मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। यूरोप से अमेरिका एटमी ज्वाला कभी भी बरस सकती है। मरियंका में रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दोनों आमने सामने की जंग इस वक्त कर रहे हैं। दोनों ओर से किए जा रहे हमलों में भारी तबाही की जानकारी भी इस वक्त सामने आई है। वीडियो में बारूदी बारिश के बाद छलनी हुए हैं शहर और उनकी तस्वीरें देखिए। सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के आक्रामक तेवरों ने पहले ही दुनिया के होश फाख्ता कर रखे हैं, मगर इसी बीच ब्लू बैटल ग्राउंड में परमाणु सुनामी आने का खतरा बढ़ गया है। साल 2023 में न्यूक्लियर वॉर होने की आशंका तेज हो गई है। यूक्रेन यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक पर एटमी अटैक का काउंटडाउन ऑन हो गया है। जानते हैं क्यों नीले समंदर में पुतिन के प्रोजेक्ट 09851 के एक्टिव होने से अटलांटिक से पैसिफिक सी तक के समुद्री इलाके में न्यूक्लियर सी माइंस तैयार होने से और 2 महासागरों में पुतिन के अदृश्य जल दैत्यों की एंट्री से आखिर कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। जबरदस्त एटमी ब्लास्ट के साथ कुछ इसी अंदाज में समंदर थर्रा उठेगा। ब्लू वॉर जोन में उठा मशरूम क्लाउड सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा देगा। समंदर से सटे तटीय इलाके तहस नहस हो जाएंगे। समंदर के बीचों बीच लंगर डालकर खड़े युद्धपोत, जंगी बेड़े जलमग्न हो जाएंगे। ऐसी न्यूक्लियर सुनामी आएगी जो पूरे यूरोप के साथ साथ अमेरिका को भी लील जाएगी। जानते हैं इस महाविनाश का जिम्मेदार कौन होगा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने अटलांटिक से पैसिफिक तक प्रोजेक्ट 09851 एक्टिव कर दिया है। समंदर के अदृश्य हथियारों के जरिए यूरोप और अमेरिका को घेर लिया है और इसके साथ ही एंग्री पुतिन ने ऐसा एटमी चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेद पाने की कुवत न किसी डिफेंस सिस्टम में होगी, न ही किसी रडार सिस्टम में। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी प्रेसिडेंट ने 2 महासागरों में न्यूक वेपन्स को एक्टिव कर दिया है। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। 6 पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस बेलगोरोद सबमरीन, 6 पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस खबारोव्स्क सबमरीन, 16 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस बोराई क्लास सबमरीन,
क्रूज मिसाइलों से लैस ऑस्कर 2 क्लास सबमरीन, 32 क्रूज मिसाइलों से लैस यासेन M क्लास सबमरीन, न्यूक टॉर्पीडो से लैस 0636 किलो क्लास सबमरीन, एटमी टॉर्पीडो से लैस 0667 लाडा क्लास पनडुब्बी। आधा दर्जन से ज्यादा रूस के साइलेंट किलर अटलांटिक से पैसिफिक तक मोर्चाबंदी कर चुके हैं। रूसी डिफेंस ने अपने हर अदृश्य लड़ाके को एटमी वेपन से लैस कर रखा है ताकि एक इशारे के साथ ही यूरोप और अमेरिका पर प्रहार किया जा सके, यूक्रेन का साथ देने वाले मददगारों को तबाह किया जा सके। अब सवाल यह है कि रूसी प्रेसिडेंट ने समंदर के जरिए यूरोप को नक्शे से मिटाने और महाशक्ति अमेरिका को दहलाने का ब्लूप्रिंट क्यों तैयार किया? क्यों अटलांटिक से पैसिफिक तक न्यूक्लियर चक्रव्यूह बनाया? तो इसकी वजह है यूक्रेन और यूरोप में तैनात अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल यूक्रेन और यूरोप को रूस के हवाई हमले से बचाने के लिए एटमी मिसाइलों के प्रहार से सुरक्षित रखने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने अपने 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन और यूरोप के अलग अलग इलाकों में तैनात किया था, जिनमें शामिल है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम। लेकिन पुतिन ने अमेरिका के रक्षा कवच को भेदने के लिए आसमान से नहीं बल्कि समंदर से हमले का प्लान बनाया और इसके लिए रूसी डिफेंस ने अटलांटिक और पैसिफिक रीजन में सबमरीन की पूरी फौज तैनात कर दी, जिनकी ताकत है समंदर के भीतर से दुश्मन खेमे में खलबली मचा एटॉमिक कोहराम से ब्लू वॉर जोन को थर्राना। वैसे तो रूस की तमाम सबमरीन बैलिस्टिक क्रूज और एटमी हथियारों से लैस हैं, मगर प्रोजेक्ट 09851 के तहत पुतिन ने अटलांटिक में जिन 2 सबमरीन को तैनात किया है वो पोसाइडन ड्रोन यानी एटमी सबमरीन से दागे जाने वाला सुनामी बम से लैस है। भले ही आपको यकीन ना हो, मगर पोसाइडन ड्रोन का एक वार 10,000 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर सकता है। उसे ना कोई रडार पकड़ सकता है, ना ही कोई डिफेंस सिस्टम। नीले समंदर की गहराई में इसके सामने टिकना, इससे भिड़ना बर्बादी को दावत देने जैसा है। पोसाइडन ड्रोन को न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए दागा जा सकता है। भले ही दिखने में पोसाइडन ड्रोन किसी मिसाइल की तरह हो या फिर सबमरीन से दागे जाने वाले किसी टॉर्पीडो की तरह हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जिस तरह से हवा में मार करने वाले अटैक ड्रोन होते हैं, ठीक इसी तरह रूस ने समंदर में हमला करने के लिए पोसाइडन ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अब आपको इस विश्व विनाशक हथियार की ताकत और खासियत बताते हैं। पोसाइडन ड्रोन की समंदर में रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दावा है कि 100 मेगाटन तक के वॉरहेड ये ले जा सकता है। इस विध्वंसक हथियार का कुल वजन 100 मीट्रिक टन तक है। इसकी लंबाई 65 फीट और दायरा करीब 8 फीट तक का है। समंदर में 3250 फीट की गहराई में जाकर अटैक कर सकता है। रूस का समंदर वाला ये सुपर वेपन घातक इसलिए भी है क्योंकि इसके एक वार से समंदर में जबरदस्त एटमी भूकंप आ सकता है। इसके चलते सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। शायद इसीलिए दुनिया रूस के पोसाइडन ड्रोन को सुनामी बम कहती है। यानी समंदर में इसके प्रहार के साथ लहरें उफान मारती हैं और उनकी चपेट में आने से कोई भी मुल्क जलमग्न हो सकता है। और शायद यूरोप को नक्शे से मिटाने के लिए पुतिन इसी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त डोनेट्स्क से आई है, जहां पर दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ताबड़तोड़ हमलों से पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो गया है। डोनेट्स्क में रूस ने कब्जे का दावा किया है।
रूस यूक्रेन की जंग में विध्वंसक रणनीति ने बारूदी एक्शन के दायरे को विस्तार दे दिया है। आशंका है कि जब अब जंग में यूक्रेन के दायरे के बाहर भी अब ये पूरा युद्ध बढ़ने वाला है, जिसे रूस अंजाम देगा। लेकिन रूस ऐसा करता इसके पहले ही यूक्रेन ने एक्शन ले लिया है। मिशन क्रीमिया को फिर से एक्टिव कर दिया है। निशाना लगातार बनाया जा रहा है और रूस के बॉम्बर्स वाले एयरबेस को हालांकि कोई बड़ी कामयाबी तो अभी तक नहीं इस मामले में मिली है, लेकिन रूस को हाहाकारी जंग के लिए उकसाया जरूर जा रहा है। अब क्या होगा रूस का जवाब, देखिए पूरा विस्तार। एक्टिव मिशन क्रीमिया, न्यूक युद्ध शुरू हुआ। रूस यूक्रेन की जंग में ताजा तरीन धमाकों का मकसद सिर्फ जीत या हार के लिए तबाही मचाना नहीं, बल्कि इन धमाकों का मकसद है जंग के अंत के लिए तबाही का बवंडर उठाना। और इसकी शुरुआत की है यूक्रेन ने। यह हमला नाटो के उसी मिशन का हिस्सा है जिसमें रूस का ध्यान यूक्रेनी जमीन से हटाकर क्रीमिया पर लाना था और फिर जंग को क्रीमिया तक समेटकर रूसी फोर्स को पूर्वी सीमा तक धकेलना था। लेकिन इस प्लान के तहत अटैक करना यूक्रेन और नाटो को अब महंगा पड़ सकता है। यूक्रेन के क्रीमिया पर हमले का सीधा मतलब है रूस को विनाशकारी हथियार इस्तेमाल करने के लिए उकसाना। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी जमीन तक अलायंस पार्टनर के हथियारों का पहुंचना और रूस की उस ताकत को टारगेट करना जिसके बल पर रूस तबाही का बवंडर उठाने का मादा दिखाता है, रूस इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिर किस ताकत को किया यूक्रेन ने टारगेट, इसे विस्तार से देखिए। क्रीमिया के हवादर्स के गांव पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन रूस के एयरबेस के आसपास गिरे। रूस के इसी बेस पर Su-24M बॉम्बर्स तैनात किए गए हैं। ये बेस रूस की 37वीं गार्ड कंपोजिट एविएशन रेजिमेंट का हेडक्वार्टर भी है और रूस क्रीमिया के इसी एयरबेस से Su-24M बम वर्षकों का संचालन करता है। यानी मिशन क्रीमिया के तहत रूस के दक्षिणी पावर सेंटर को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। हवादर्स के गांव में विस्फोट के बाद उड़ता ये धुआं इस हमले की पुष्टि करने के लिए ही जारी किया गया है। इसके अलावा अटैक के बाद बने हाहाकारी हालात दिखाने वाली हर तस्वीर सच है। लेकिन क्रीमिया में रूस के प्रमुख सर्गेई अक्सियोनोव का दावा है कि जैसे ही यूक्रेनी ड्रोन गिरा वैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए और यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया, जो मैदानी इलाके में गिरा और किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा पोर्ट सिटी येस्क में भी Su-34 जेट के बेस से उठता काला धुआं नजर आया, लेकिन रूसी अधिकारियों ने यहां हमला होने से इनकार कर दिया, जबकि ठीक ऐसे ही हमलों के बारे में अलग अलग जगह के स्थानीय लोगों ने सूचना दी, जिनमें ग्वादेर्स्कोय के खेत और सेवरदलोवस्क की गैस पाइपलाइन में विस्फोट होने की घटना को सही पाया गया। तो क्या रूस अब यूक्रेन के मिशन क्रीमिया का बदला लेगा? क्या क्रीमिया पर हुए हमलों की तरह ही रूस भी अटैक करेगा या फिर रूस के बदले का दायरा यूक्रेन के पार भी विस्तार करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि क्रीमिया पर अटैक के बाद रूस का जो एक्शन दिख रहा है वो पूरी दुनिया को दहला सकता है। रूस ने यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करने का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है। रूस का यार्स मोबाइल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम अल्ताई टेरिटरी से निकला है और इसे बारनौल मिसाइल डिवीजन में तैनाती के लिए रवाना किया गया है, यानी उस ठिकाने पर तैनाती हो रही है जहां दुश्मनों के लिए हमला करना भी मुमकिन नहीं होगा। फिलहाल इस तैनाती का मकसद सैन्य प्रशिक्षण है जो 11,000 किलोमीटर की सीमा तक होगा, लेकिन यह अभ्यास भी सामान्य नहीं होगा क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, मिसाइल छिपाने वाला कवर, डिफेंस सिस्टम और कई व्हीकल्स हैं। यानी रूस अपने मंसूबे साफ कर चुका है, विनाश तय है और इसका प्रमाण है इस ताकत का कैलकुलेशन। यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक बार में 300 से 500 किलोटन के 3 से 6 वॉरहेड कैरी कर सकती है। वहीं पेलोड कम हो तो 150 किलोटन के 6 से 9 वॉरहेड हो सकती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 1100 से 1200 किलोमीटर और इस दूरी को मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मिसाइल पारंपरिक के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए विकसित की गई है। मतलब साफ कि रूस का जवाब अब एटमी होगा, लेकिन क्रीमिया को सतही हमलों से बचाना फिलहाल प्राथमिकता है। इसलिए रूस ने क्रीमिया की सीमा पर खाई का निर्माण कर दिया ताकि चाहकर भी यूक्रेनी फोर्स आगे न बढ़ सके।
और दूसरी तरफ बड़े हमले की तैयारी जारी है, जिसका प्रमाण है रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी मेदवेदेव का कजान के हथियार प्लांट का दौरा। यहां न सिर्फ भारी हथियारों के निर्माण की प्रगति देखी गई, बल्कि सैन्य भर्ती पर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त बाखमुत से आई है। रूस के लिए बड़े नुकसान की जानकारी। हमले के दौरान रूस से हथियार डिपो में भीषण आग की खबर आ रही है। वेपन डिपो में लगी आग से रूस को भारी नुकसान हुआ है। आग के बाद बिल्डिंग में भीषण विस्फोट की खबर भी आ रही है। क्या पुतिन अमेरिका को खत्म करने जा रहे हैं? क्या पुतिन के टारगेट पर वॉशिंगटन आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन ने परमाणु बारूद का भंडार बहुत बढ़ा लिया है और इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका को अपने न्यूक्लियर हथियारों की जानकारी देना भी बंद कर दिया है। तो सवाल यही है कि क्या रूस यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी तबाह करने वाला है? आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है? इन्हीं सवालों का एनालिसिस कर रही है हमारी ये अगली रिपोर्ट। सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट होने वाला है। विश्व में तीसरा विनाश होने जा रहा है। विनाश का बटन पुतिन दबाएंगे, मॉस्को की तरफ से घोषणा हो गई है। तेरह साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन का डेटा अमेरिका से शेयर करना बंद कर दिया है। पुतिन ने पहले अमेरिका के साथ स्टार्ट संधि तोड़ी और अब एटमी हथियारों की जानकारी देना बंद कर दिया है और इसी के साथ विश्व विनाश का सबसे बड़ा सायरन बज गया। पुतिन ने अमेरिका के साथ उस स्टार्ट समझौते को तोड़ दिया है जो 2010 में हुआ था। ये संधि तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच हुई थी। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण कर सकते थे। दोनों देश 1500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड और 700 से ज्यादा मिसाइलें तैनात नहीं कर सकते थे। पुतिन ने अब इसी संधि को तोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि पुतिन कुछ विध्वंसक कदम उठाने वाले हैं। रूस अपने परमाणु का जखीरा और बड़ा करने वाला है। पिछले एक साल में रूस अपना एटमी भंडार बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इस बात का खुलासा फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टडी से हुआ है। रूस और चीन की वजह से दुनिया में परमाणु हथियार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टडी के मुताबिक 2022 में 9 देशों के पास 9,440 न्यूक्लियर वेपन थे, लेकिन 2023 में इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। अब विश्व में परमाणु हथियार की कुल संख्या 9,576 हो गई है, यानी 136 न्यूक्लियर हथियार बढ़ गए हैं। यह इजाफा रूस और चीन की वजह से हुआ है। और चीन दोनों में गठबंधन हो चुका है और ये दोनों ही देश एटमी वेपन तैयार करने में लगे हुए हैं ताकि अमेरिका को खत्म किया जा सके। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि मॉस्को न सिर्फ खुद तेजी से विनाशक एटमी हथियार बना रहा है, बल्कि बीजिंग को यूरेनियम की सप्लाई कर रहा है ताकि ड्रैगन का एटमी भंडार भी विशाल हो जाए। पुतिन अपना एटमी बारूद बढ़ा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस बाबत अमेरिका से जानकारी शेयर करना बंद कर दिया है। पुतिन के इस कदम से बाइडेन टेंशन में है। सवाल यही है कि इसके पीछे पुतिन का प्लान क्या है। क्या पुतिन और जिनपिंग मिलकर अमेरिका पर एटमी प्रहार करने वाले हैं? इस सवाल का जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है।
लेकिन पुतिन का तेवर ये जरूर बता रहा है कि विश्व विनाश बहुत निकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमले का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन युद्ध की आड़ में जिनपिंग ने पहले परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाया और अब जिनपिंग पर हमले का ऑर्डर जारी कर दिया है। चीन की सेना किसी भी वक्त ताइवान पर प्रहार कर सकती है। सवाल यह है कि क्या पुतिन से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जिनपिंग ने ऑपरेशन ताइवान को एक्टिव कर दिया है? उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या ताइवान का वजूद मिटने जा रहा है? ड्रैगन इसी तरह ताइवान पर बारूद बरसाने वाला है। चीन इसी विध्वंसक स्टाइल में ताइवान को तबाह करेगा। यह सिर्फ वॉर एक्सरसाइज नहीं, यह ताइवान पर आक्रमण का ट्रेलर है। जिनपिंग किसी भी वक्त ताइवान पर प्रहार का आदेश दे सकते हैं। अगर उनके रास्ते में अमेरिका आया तो ड्रैगन उससे भी टकराने को तैयार है। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि चीन के लाल सुल्तान यानी शी जिनपिंग ने किया है। 恪尽职守。 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पार्लियामेंट पहुंचे। यहां उन्होंने जो कुछ कहा उससे दुनिया में खलबली मच गई है। ताइवान और अमेरिका दहशत में है। संसद में अपने स्पीच के दौरान शी जिनपिंग ने ऐलान किया कि चीन एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। हम अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं ताकि दुश्मनों को सबक सिखाया जा सके। जिनपिंग ने जैसे ही युद्ध का ऐलान किया, उनकी फौज हमले की तैयारी करने लगी। पीएलए की मरीन ब्रिगेड ने टैंक से इतने गोले दागे कि समंदर थर्रा उठा। शी जिनपिंग की हुंकार और उनकी सेना की वॉर ड्रिल इस बात का सबूत है कि जिनपिंग बहुत ही खतरनाक प्लान पर काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में चीन ने बड़े पैमाने पर घातक हथियार बनाए हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन स्टडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपना परमाणु हथियारों का भंडार लगातार बढ़ा रहा है और रूस चीन की मदद कर रहा है। जिनपिंग किस तरह विध्वंसक प्लान पर काम कर रहे हैं, इसका अंदाजा चीन के डिफेंस बजट से होता है। इस साल चीन के रक्षा बजट में 7.2% का इजाफा कर दिया गया है। इस बजट से चीन और खतरनाक हथियार बनाएगा। तो सवाल यही है कि जिनपिंग इस बारूद का क्या करेंगे? क्या वो ताइवान पर हमला करने वाला है या जिनपिंग ने बयान देकर ताइवान और अमेरिका को धमकाने की कोशिश की है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिकी दौरे पर जाने वाली हैं। यह बात चीन को पसंद नहीं। लिहाजा जिनपिंग ने धमकी दे दी है ताकि ताइवान की राष्ट्रपति अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दें। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे महज धमकी नहीं मान रहे हैं। उनके मुताबिक चीन ताइवान पर हमला करने वाला है। एक हफ्ते पहले जिनपिंग मॉस्को पहुंचे थे। पुतिन और जिनपिंग के बीच मुलाकात और बात हुई थी। इस दौरान दोनों में ताइवान को लेकर भी रणनीति बनी थी। पुतिन से मिलने के बाद जिनपिंग जब से चीन लौटे हैं तभी से ताइवान को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। जिनपिंग का ताजा बयान इस बात का संकेत दे रहा है कि चीन बहुत जल्द ताइवान पर अटैक करने वाला है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका ताइवान को चीन के चंगुल से बचा पाएगा? इस सवाल का जवाब चीन के हमले के बाद ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाखमुत की जंग क्या रूस यूक्रेन की आखिरी जंग साबित होगी या फिर बाखमुत ही नेटो बनाम रूस के युद्ध की वजह बनेगा? ज़ेलेंस्की अब तक अपनी सेना को बाखमुत में डटे रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन अचानक ज़ेलेंस्की ने अपना स्टैंड बदल लिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर बाखमुत में हार हुई तो यूक्रेन को रूस की शर्तों पर समझौता करना पड़ सकता है। ज़ेलेंस्की के इस बयान के दूसरे मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने ऐसा इसलिए कहा है कि ताकि यूक्रेन की मदद
मदद करने वाले नेटो देश समझौते के नाम से बेचैन हो जाएं और ज़ेलेंस्की की हर डिमांड पूरी हो जाए। बागमत में अब तक न धमाके रुके, न ही आग की लपटें और आसमान को स्याह बनाने वाला काला धुआं। बागमत अब भी जल रहा है। मुकाबले के नाम पर यूक्रेन की सेना डटी है, लेकिन 70% से अधिक इलाके पर रशियन फौज का कब्जा हो चुका है। बागमत में यूक्रेन ने फिर पलटवार किया है। इस बार निशाना बना रूसी सेना का हथियारों का गोदाम। एक बड़ी इमारत में मौजूद इस गोदाम में आग लग गई। बारूद का भंडार होने की वजह से यहां से काला धुआं निकल रहा है। बागमत में यूक्रेन की सेना और वैगनर लड़ाकों के बीच अब भी कई मोर्चों पर जंग जारी है। बाहरी इलाकों से भी यूक्रेन की सेना गोलाबारी कर रही है। यूक्रेन की फौज M777 तोप का इस्तेमाल कर रही है। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि पश्चिमी देशों से टैंक आने के बाद बागमत की जंग में यूक्रेन वापसी करेगा। चैलेंजर और लेपर्ड टैंक के दम पर ज़ेलेंस्की पलटवार करेंगे और बागमत को खाली कराने का मिशन शुरू होगा। लेकिन अब सीन बदल गया है। ज़ेलेंस्की जैसा कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि पश्चिमी देशों के टैंक यूं ही धरे रह जाएंगे। यूक्रेन रूस से समझौता कर लेगा और अमेरिका और नाटो देशों के हथियार यूक्रेन में जंग खाते रहेंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है, बागमत हारे तो रूस के साथ समझौता करना मजबूरी होगी। बागमत में हार के बाद यूक्रेनी नागरिकों और पश्चिमी देशों का दबाव होगा। हमारा समाज मुझे रूसियों के साथ समझौता करने के लिए मजबूर करेगा। बागमत को बचाना यूक्रेन के लिए अब बेहद मुश्किल है। पश्चिमी देशों से टैंक की सप्लाई शुरू हो गई है, लेकिन बागमत जंग में यूक्रेन काफी पिछड़ चुका है और पलटवार का मौका भी बेहद कम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने समझौते की बात यूं ही नहीं की। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपने बयान में ज़ेलेंस्की अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है। अमेरिका किसी भी कीमत पर यूक्रेन की हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रूस यूक्रेन में समझौते की पहली शर्त यही होगी कि यूक्रेन अमेरिका और नाटो से दूरी बनाए। ऐसे में अमेरिका ने 1 साल से यूक्रेन की जो मदद की है वो सब बेकार हो जाएगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज़ेलेंस्की ने समझौते की बात इसलिए की ताकि अमेरिका और नाटो ज़ेलेंस्की के हथियारों की सभी डिमांड को मान लें और फौरन हथियारों की सप्लाई शुरू की जाए। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से घातक और लॉन्ग रेंज के वेपन के अलावा फाइटर जेट्स की मांग की। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को समझौते से रोकने के लिए घातक हथियार दिए तो बागमत ही रूस बनाम नाटो युद्ध की वजह बनेगी। बागमत यूक्रेन का एक अहम इलाका है। यहाँ नमक के खदान है। इसके अलावा बागमत में जिप्सम का खनन होता है। ये शहर ऐतिहासिक गुफाओं में स्पार्कलिंग वाइन उत्पादन के लिए भी जाना जाता था। बागमत की प्राकृतिक सुंदरता ने ही इसे बाद में पर्यटन के लिए मशहूर कर दी। बागमत पर कब्जा होते ही रूस को इस इलाके में एक नया ठिकाना मिल जाएगा। रूस यहां से यूक्रेन के कई और इलाकों पर आसानी से हमला कर सकेगा।
डोनेत्स्क इलाके में बाखमुत ही वो शहर था जहां यूक्रेन ने अपने हथियारों का जखीरा रखा था। यहां से तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस हैंडल किए जा रहे थे, लेकिन बाखमुत छिनने के बाद यूक्रेन की पूर्वी इलाके में ताकत बेहद कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाले इजराइल में इस वक्त प्रदर्शन का दौर जारी है और इस प्रदर्शन का साइड इफेक्ट ये है कि नौबत अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार पड़ने की आ गई है। जुडिशरी रिफॉर्म के कारण देश में गिरे हुए पीएम नेतन्याहू को उस अमेरिका का भी साथ नहीं मिल रहा जिसकी ताकत और सहयोगी भावना पर उन्हें खुद से ज्यादा यकीन है। कैसे मिले अमेरिका इजराइल की दोस्ती में दरार के संकेत, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। इजराइल में भारी प्रोटेस्ट, दिखने लगे साइड इफेक्ट। नेतन्याहू का कानून सुधार अध्यादेश इजराइल के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर उभरा है। अपनी जिद पर अड़े नेतन्याहू पहले घर में घिरे, फिर सरकार में अकेले पड़े और अब वो इजराइल के लिए वैश्विक संकट का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहे हैं। क्योंकि गृह युद्ध की तरफ बढ़ते इजराइल के सामने हालात सबसे भरोसेमंद आधार को खोने के आ गए हैं। यह आधार है अमेरिका। दरअसल कानून सुधार संकट को लेकर अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आपस में भिड़ गए हैं। पहले बाइडेन ने इजराइल के लिए प्रधानमंत्री का रुख अड़ियल बताते हुए दो टूक कहा कि इजराइल इस रास्ते पर लगातार नहीं रह सकता, इसलिए निकट अवधि में नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो वहीं नेतन्याहू ने भी इजराइल को संप्रभु बताते हुए किसी के दबाव में न आने का खुला ऐलान कर दिया। यानी बाइडेन और नेतन्याहू की दोस्ती में दरार आ चुकी है और इसके सबूत पानी की तरह पारदर्शी है। न्यायिक सुधार कानून को लेकर इजराइल में प्रदर्शन जारी है। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं। नेतन्याहू से न्यायिक सुधार कानून वापस लेने की मांग हो रही है, लेकिन नेतन्याहू नया कानून लागू करने पर अड़े हुए हैं। इसलिए सरकार और जनता का गतिरोध गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इन हालातों को देखते हुए इजराइल को आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से खतरा बढ़ गया है। बावजूद इसके मध्यस्थता के सभी विकल्पों को बंद करते हुए नेतन्याहू अपने रुख पर अड़े हुए हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को भी बर्खास्त कर दिया है, जिसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए, जिसका असर अमेरिका में भी दिखा। और असर यह हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई और बाइडेन ने हालातों को देखते हुए नेतन्याहू को चेतावनी दे दी। बाइडेन के मुताबिक नेतन्याहू के न्यायिक सुधार प्रस्ताव पर अमेरिका चिंतित है। प्रदर्शन के कारण इजराइल के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और बिगड़ते हालातों के जिम्मेदार पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इसलिए नेतन्याहू को व्हाइट हाउस आमंत्रित करने की कोई योजना नहीं है। बाइडेन को बयान इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि इजराइल में अमेरिकी राजदूत ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुलाए जाने की बात कही थी और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से अमेरिका के लिए ऐसा करना एक गलत संदेश दे रहा था। लेकिन बाइडेन के बयान से पहले नेतन्याहू ने इसे इजराइल का आंतरिक मामला बताकर बाइडेन को इससे दूर रहने का सुझाव दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पूरे ब्रह्मांड में सूरज की किरणों से ही प्रकाश फैलता है, अंधेरा छटता है, मगर मौजूदा वक्त में सूरज की सतह पर ऐसा सुराग हुआ है जो धरती पर अंधकार फैला सकता है, पृथ्वी के कई इलाकों को टोटल ब्लैक आउट कर सकता है। इतना ही नहीं, उस होल से निकलने वाली सौर तरंगे तमाम उपग्रहों, सैटेलाइटों और टेक्नोलॉजी को भी तहस नहस कर सकती हैं। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। धरती के करीब 30 गुना बड़े आकार का सुराग सूरज की सतह में पाया गया है और इस ब्लैक होल से 29 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सौर हवाएं पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। जो आने वाले 24 घंटों में किसी भी वक्त धरती के किसी भी हिस्से से टकरा सकती हैं।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूरज में बड़े से सुराग का पता लगाया है। और इसके साथ ही यूएस फेडरल एजेंसी एनओए को यह चेतावनी दी गई है कि जल्द ही दुनिया के किसी हिस्से में चुंबकीय तूफान आ सकता है। नासा सूरज की सतह में मौजूद काले रंग के छेद को कोरोनल होल कहता है। और अब आपको बताते हैं कि अगर इससे निकलने वाली सौर हवाएं पृथ्वी से टकराएं तो क्या होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकती हैं, उपग्रहों और टेक्नोलॉजी को तबाह कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट होने का खतरा बन सकता है। आपको बता दें कि सूर्य की सतह पर पहला छेद 23 मार्च को देखा गया था, जो हर नए दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, विशाल रूप लेता जा रहा है, जो धरती के लिए बड़े खतरे का संकेत है।